आपका TNI आवाज में और मैं हूं पलक गुप्ता। हाजिर है आपके लिए लेकर न्यूज रूम लाइव। और जैसे कि आज की तारीख अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीख है, क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान में बहुत सी खास चीजें हुई हैं जिन पर ध्यान तो सबका गया होगा, लेकिन असल में गहराइयों तक शायद कोई नहीं पहुंचा होगा। सबसे पहली चीज, आज ही के दिन पिछले साल यानी कि साल 2020 में किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डरों का घेराव करना शुरू कर दिया था। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान जम गए थे। 26 नवंबर 2020 की वो तारीख, इसी को लेकर करिश्मा से बात करने वाले हैं। यही वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है और आज किसानों को पूरा 1 साल हो गया है अपने धरने पे बैठे हुए। सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए हैं, लेकिन किसान अभी भी अपने धरने पे अपनी महापंचायतों पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है जब तक MSP कानून नहीं बनता, संसद में लागू नहीं होता, तब तक वो किसी भी तरह से अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। क्या अपडेट्स है करिश्मा? और आज का दिन बेहद खास आपके लिए, किसानों की हमेशा मुद्दे उठाए हैं आपने। जिस तरीके से किसानों को 1 साल हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए कृषि कानून की मांग को लेकर कि वापस हो जाए, हालांकि उन्होंने वापस भी कर दिए हैं, लेकिन वही बात है कि उनकी जो मांग है यही है कि सरकार से कि संसद में वापस हो बकायदा पूरे पेपर के साथ। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने आज यूपी गेट के पास धरना दिया है, वहां पर पंचायत करी है, महापंचायत उसे कह सकते हैं। तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद रहे थे। राकेश टिकैत जो एक चेहरा माना जाता है। दूसरी तरफ अगर बात उन्होंने ये कहा है, साफ तौर पर चेतावनी दे दी है सरकार को कि अब शुरू होने वाले हैं संसद, यानी कि 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक ये चलेंगे और इसी दौरान 29 नवंबर को अब ये बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहाँ पर संसद में कूच करेंगे, बड़ी संख्या में 500 ट्रैक्टर जाएंगे, यानी कि कहा जा सकता है कि 29 नवंबर को 30 ट्रैक्टरों पर 500 किसानों के साथ दिल्ली कूच करने का आह्वान किया जाएगा और इसी दौरान सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। सरकार अभी किसान अड़े हुए हैं, अभी भी उनकी मांग यही है कि अब हमें जब तक केंद्र सरकार संसद में पास नहीं कर देती तब तक हम नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ ये भी चेतावनी दे दी है वहाँ की जो अगर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, वहाँ पर बॉर्डर पर बाहर की साइड उन्होंने एक पोस्टर लगा दिया, चेतावनी साफ तौर पर दे दी है। उनका ये कहना है कि अगर कोई दंगा फसाद जो भी करेंगे 400 मतलब 144 धाराओं की लागू कर दी जाएगी उसके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं इस दौरान भी बड़ी संख्या में लोग किसान देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ अब पहले में और अब में 3 गुना इजाफा हुआ है किसानों के प्रदर्शन का, जो वहाँ पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर ये भी कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ज़्यादा ये भी हो सकता है कि और भी संख्या में अगर किसान वहाँ पर आएंगे तो शायद वहाँ की जो मेट्रो है वो बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरफ ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जो कृषि कानून वापस लिए, तो एक तरफ तो किसानों में खुशी है कि सरकार ने वापस ले लिया और एक तरफ गम भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत से अपनों को जो खोया है। लगातार राकेश टिकैत मांग कर रहे हैं कि सरकार जब तक मुआवजा नहीं दे देती तब तक भी उनका इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कानून वापसी, मुआवजा, ये 2 प्रमुख मांगे हैं राकेश टिकैत किसान नेता की, जो वो चाहते हैं कि सरकार पूरी करे। हाँ, राकेश टिकैत लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि किसान आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम वहाँ से नहीं हटने वाले। और साथ ही ये भी बोला है कि 3 कानून वापस लेने का मसला किसानों की जीत या सरकार की हार नहीं है। साफ तौर उनका ये कहना है कि हमारी मांग को पूरा कीजिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कितने ही आप इस दौरान कितनी धाराएँ लगा दो, हमें वो धारा भी मंजूर नहीं है, हम तो कूच करेंगे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 30 से ट्रैक्टर आएंगे, 500 किसान उस ट्रैक्टर में बैठकर आएंगे, कहीं ना कहीं अब इतनी संख्या में और भी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और इस दौरान इतनी या इंतजार भी कर सकते हैं कि 29 नवंबर से संसद शुरू होने वाला है। इस दौरान उसी दिन पहला दिन होगा संसद शुरू का, उसी दिन भारी संख्या में किसान वहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा था ना, खेती बाड़ी वगैरह भी करेंगे, शायद वो भी तस्वीरें उस दौरान देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल खड़ा होता है कि पहली जो तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिली थी, लाल किले पर झंडा फहराया गया था, और वही अब तस्वीर उस दौरान ना देखने को मिले। प्रशासन के ऊपर भी एक कड़ी चुनौती सामने आ सकती है, सरकार के ऊपर भी कहा जा सकता है कि दोगली चुनौती है सरकार के ऊपर। और देखना ये होगा कि किस तरीके से किसानों को मनाने की सरकार कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक मुद्दे को लेकर अगर बात करें, विपक्ष तो लगातार ट्रोल कर ही रहा है कि कृषि कानून तो इसलिए वापस लिए आपने कि
पहले उन्होंने अपनी तस्वीरें देख ली हार की, क्योंकि कई जिलों में, कई राज्यों में उनको हार का सामना करना पड़ा है और उनको ये भी डर है कि आने वाले, अब यूपी में है, बड़ा चुनाव है 5 राज्यों में, उनको वही लग रहा है कि वही तस्वीर दोबारा ना देखने को मिले। शायद इसलिए हो सकता है बीजेपी कहीं फिसल ना जाए, हो सकता है बीजेपी कहीं हार ना जाए। तो बहुत से लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कानून वापस तो इसीलिए लिए हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सरकारों को और नेताओं को जनता तब याद आती है जब चुनाव नजदीक होते हैं। क्या वाकई ये बात सच कर रही है देश की केंद्र सरकार और देश की प्रमुख पार्टियां? खैर, ये तो वक्त भविष्य के गर्भ पर निर्भर करता है कि आखिर चुनावों में क्या दम होता है, किस तरह से सरकारें चुनाव जीतती है, क्या एड़ी चोटी का जोर लगता है, क्या तैयारियां करी जाती है। क्योंकि चुनावों का दौर तो शुरू हो चुका है और हर पार्टी अपना पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है कि चुनाव जीत सके। आज के खास दिनों की बात कर रही थी। सबसे खास दिन पर पहला जो मुद्दा था वो तो करिश्मा से बात कर हमने पूरा कर लिया है। 26/11/2020 जब किसानों ने अपना धरना शुरू किया था, लेकिन आज ही के दिन एक बहुत बड़ी खुशी का दिन भी है और आज ही के दिन एक बहुत गहरे सदमे का दर्द भी है। कहते हैं ना कि कुछ कुछ तारीखें हमारे जहन में, हमारे दिल में घर कर जाती हैं। 26/11 उन्हीं तारीखों में से है। जिस 26/11 ने 1949 में हमें एक खूबसूरत सा एक दमदार संविधान दिया था, उसी 26/11/2008 ने हमें बहुत ज्यादा दुख, दर्द और सदमा भी दिया था। इसी को लेकर आज कासिम से बात करने वाले हैं। 26 नवंबर 1949 क्यों खास है हमारे लिए? 26 नवंबर 2008 क्या गम है इस तारीख में? देखिए, आपका सवाल बड़ा कठिन सवाल है। इसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें तो खुशी का दिन है कि हम एक ऐसी कंट्री के अंदर हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर है। बहुत सारी अलग कंट्री से लिया गया है, बहुत सारी कंट्रियों का कानून जो है पढ़कर जो है लिखा गया है और बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम देकर इसको जो है बनाया गया है। खुशी की बात है। दूसरी तरफ अगर हम ये जो है 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसकी अगर बात करें तो बहुत दुख की बात है। मुंबई में जो अटैक हुआ था ये 26 नवंबर 2008 में हुआ था और इसके अंदर जो है 160 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा जो थे जो है वो ज़ख्मी हुए थे। बहुत ही दुख की बात है। अगर इसको हम लेकर अगर बात करें तो ये दहशतगर्दों की तरफ से जो है अटैक किया था, जिसके अंदर 10 जो है दहशतगर्द थे। जब वो मुंबई एक वहाँ पे मच्छी मार्केट है, वहाँ पर जब वो लोग उतरे, वहाँ से उन्होंने ग्रुप बना लिया था अपने तीनों का अलग अलग से। तो फिर जब वो ग्रुप बने, वहाँ के जो मछेरे थे, मछली पकड़ने वाले, उनको थोड़ा शक हुआ। उन्होंने बताया जाके पुलिस को, लेकिन पुलिस ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि आते जाते हैं बहुत सारे बाहर के लोग। इस वजह से उन्होंने उनकी जो वो तवज्जो न देने की वजह से वो लोग जब ग्रुप में बढ़े तो उन्होंने जाके ताज होटल पे जो है उन्होंने अटैक किया, उसके बाद रेलवे पे अटैक किया। तो इस चीज़ को अगर हम लेके सोचेंगे तो फिर ये तो एक तरफ दुख की बात है, दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, तो सुख की बात भी है, खुशी की बात भी है। तो उस ये जो अटैक हुआ था, उस अटैक के अंदर जो है काफ़ी मतलब 3 दिन तक ये चला था और जिसमें 9 दहशतगर्दों को जो है मार गया था और एक जिंदा पकड़ा गया था, जिसको बाद में 2012 के अंदर पुणे में उनको जो है फांसी दी गई थी। जी अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। कसाब को पुणे में फांसी दी गई थी और जिस दिन कसाब को फांसी दी गई थी, आप लोगों को बताना चाहेंगे, उस दिन हिंदुस्तान में एक अलग ही खुशी मनाई गई थी क्योंकि वो टेररिस्ट जिसको जिंदा पकड़ा गया था, वो टेररिस्ट जिसको पुलिस ने लाठी डंडों से पीटा, लेकिन जब तक पुलिस ने कसाब को पकड़ा था तब तक भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी। पूरी मुंबई पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी जब तक पुलिस ने कसाब को पकड़ा था। और एक सबसे बड़ी और अहम बात, ये इतना बड़ा हमला जो कहीं ना कहीं आज 13 साल हो चुके हैं इस हमले को, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो दर्द, वो जख्म, वो खौफनाक मंजर जब भी आंखों के सामने आता है तो आज भी दिल दहल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे की हम सबसे पहले आज बात करेंगे। संविधान दिवस, आज के दिन हमारा संविधान पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। और कासिम, आपसे जानना चाहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान,
क्या खास चीजें हैं जो हमसे कहता है, हमारा संविधान हमें क्या हक देता है, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने के बाद हम उसका प्रीम्बल ही जो पढ़ेंगे, जो उसका दिबाचा उर्दू में उसको कहते हैं, इंग्लिश में प्रीम्बल कहते हैं। प्रीम्बल: वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जब वर्ड इस तरीके का हम पढ़ते हैं तो खुशी होती है कि यार कहीं ना कहीं हम जो एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती और अफसोस की ये बात है कि जितनी भी सियासी पार्टी हैं, इन्होंने इसको जो है उसके ऊपर जब ना चलने की वजह से जब कानून पास होता है तो वहाँ 1/3 पार्टी की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, जो पार्टी पावर में आती है वो अपनी मन मर्जी करके जो है कानून बना लेती है। तो कहीं ना कहीं फिर इससे जाके इंसान कहता है कि यार ये बहुत दुख की बात है। लेकिन फिर भी फ़ख्र होता है जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं कि हमारे पास ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसी कंट्री के अंदर हम जी रहे हैं और हमें राइट दिए गए हैं, पूरे एकदम सीक्वेंस के अंदर दिए गए हैं। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी कानून बना गया है, कोई वो ऐसी बात नहीं। तो बिल्कुल, हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 470 अनुच्छेद हैं। सबसे बड़ी और बहुत प्राउड मोमेंट वाली ये बात होती है कि हमारे पास इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने बड़े देश में हम रहते हैं जिसके पास हर छोटी से छोटी चीज के लिए बड़ा ही खूबसूरत कानून बनाया गया है, आपके हक के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से कासिम ने कहा कि अफसोस की बात है कि हमारे पास कानून तो है लेकिन वो कानून कभी कभी लागू नहीं होते। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो उस कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने रखती है। तो ऐसे में कभी ना कभी दुख होता है, अफसोस होता है कि आखिर ऐसा क्यों। एक चीज मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा, मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद ना ये 4 पिलर हैं इसके। पहला पिलर है लेजिस्लेचर, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव, तीसरा पिलर है जुडिशरी। 3 पिलर के ऊपर अगर आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो वो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। चौथा पिलर इसका जो है वो माना गया था मीडिया। मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आज अगर हम मीडिया की बात करें, आज ही कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो मीडिया को गुलाम बना लिया एक तरीके से, क्योंकि जो बताया जाएगा वही वो करेगी। मीडिया का ये था कि गरीब लोगों की आवाज़ जो है हुकूमत तक पहुँचाना, जो भी फसादात या कहीं गलत हो रहा है उसकी आवाज़ जो है जुडिशरी तक पहुंचाना, हाई कोर्ट तक पहुंचाना, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके। उन लोगों के साथ जो ज़्यादती हुई है उसको जो है ऐसी तशवीशनाक उनके साथ जो है की जाए जिन लोगों ने जुल्म किया है, तो कहीं ना कहीं जो है ये रुक सकता था। लेकिन नहीं, आज मीडिया वही दिखा रहा है जो उसको ऑर्डर होता है। यही जो है, क्योंकि एक तरफ से देखिए बाहर की कंट्री का, जितनी भी कंट्री हैं वो ये सोच रही हैं कि अगर कहीं ना कहीं मीडिया को फ्रीडम है तो वो इंडिया में है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लोग इसको पढ़ते हैं बाहर तो वो सोचते हैं कि शायद इंडिया के अंदर इसी तरीके से जो है रूल एंड जो रेगुलेशन है वो मतलब फॉलो होते होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का जो मीडिया है, मीडिया वो सच को झूठ, झूठ को सच जो है दिखा रहा है। तो ये बहुत ही जो है, और कहीं ना इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है मीडिया की कहीं पर। आज देख लो, गोदी मीडिया के नाम से लोग जाने जाते हैं, क्यों है? इसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे पास नहीं है भाई फ्रीडम, हम कुछ भी करेंगे फ़ौरन जो भी पावर में आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई, हमारे साथ जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाए, जो भी सच बोलेगा। तो यही चीज़ जो है, काफ़ी सारे अगर हम इस पर अगर बात करेंगे ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो बहुत सारी बातें जो है सामने आ जाती हैं। फिर बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी सारी जो स्टोरी हैं वो मतलब कवर करने की कोशिश की, उनको मार दिया गया। तो ये चीज़ है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। कड़वी सच्चाई है जिसके ऊपर गौर करना बेहद जरूरी है। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत कानून उसमें है, बहुत अच्छा है, तो दूसरा पहलू ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से हमें हमारा जो हक है वो नहीं मिल पाता है। एक आम जनता का जो हक है उन्हें वो नहीं मिल पाता है। जो एक संविधान, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो उनको हक देती है, वो हक भी उनसे छिन जाते हैं। जो सबसे दुख और दर्द की खौफनाक मंजर की हमने बात की, 26/11 मुंबई अटैक। उसके बाद कासिम, हमने आज कुछ तस्वीरें सुबह देखी थी, बहुत ही खौफनाक तस्वीरें थी 26/11 मुंबई अटैक की। आपने बताया था कि कसाब को फांसी दे दी गई थी पुणे में। लेकिन एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कश्मीर में इस तरह के हमले तो
बहुत मामूली सी बात होगी, क्योंकि जो बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। हुए थे और वहाँ कश्मीर तो में- अक्सर होते रहते हैं ऐसे हमले, 3 4 5 6 ऐसे मतलब मरते रहते हैं, चाहे वो सिविलियन है, आर्मी है या टेररिस्ट हैं, ऐसे होते रहते हैं। क्योंकि वहाँ का माहौल तो कश्मीर के माहौल से तो सब लोग वाकिफ़ हैं। आजकल चैनलों पे, टीवी पे सब जो भी दिखाया जा रहा है ये है जो है वहाँ पर है। ऐसे मतलब होते ही रहते हैं, वहाँ के हालात जो है ठीक नहीं है, ख़राब ही रहते हैं हमेशा। तो ये तो काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एक ऐसा था ना, क्योंकि कश्मीर में लोग मर रहे हैं, मर कैसे रहे हैं, 4-5 दिन में, हफ्ते में, महीने में 1-2 मर गए, तो वो अलग बात है। मुंबई जो अटैक हुआ था ना, उसके एक दिन में 160 मरना और 300 से ज़्यादा, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, मतलब दिल को छू लेने वाली जो है ये जो ऐसी जो खबर है। बिल्कुल, ये दिल को एक जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अंदर तक हिला देने वाली इंसान को ये वो खौफनाक खबर थी, ये वो खौफनाक मंजर था जो मुंबई ने 2008 में सहा था। और मुंबई नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये मुंबई 2008 की बात करती है, मैं मई की बात करती हूँ। जयपुर में भी आतंकी हमला हुआ था 13 मई 2013 में, आई थिंक 13 या 8 में हुआ था। तब भी इसी तरह का एक हमला हुआ था और 7 बम विस्फोट हुए थे जयपुर में। और कहीं ना कहीं इतनी भयंकर जो थी लोगों की, तो ये कहीं ना कहीं एक आतंकवाद की अगर मैं बात करूं तो आतंकवादी बहुत ज्यादा बेखौफ होते हैं। इन्हें किसी की जान से कोई लेना देना नहीं होता, किसी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती, इन्हें सिर्फ लेना देना होता है खुद से, परवाह होती है सिर्फ खुद की। तो एक खौफनाक मंजर 26/11 का जो भूले नहीं भुलाया जाता। लेकिन आज का दिन एक और चीज के लिए बेहद खास है, जिस दिन को शायद हमारे क्रिकेटर बहुत याद करने वाले हैं। ये दिन उनके लिए खास है क्योंकि क्रिकेट टेस्ट में उनका डेब्यू एक इतिहास बना गया। उनके लिए ये खास दिन और खास मौका एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी बयां करने वाला है। जावेद जी से बात करने वाले हैं इस चीज को लेकर। इंडिया और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें इंडिया न्यूजीलैंड का क्या मैच रहा, किस तरह से उन्होंने खेला और हमारे डेब्यू क्रिकेटर का क्या स्कोर रहा। जी बिल्कुल, आप बात कर रहे थे श्रेयस अय्यर की, जो जिनका डेब्यू टेस्ट में 105 रन उन्होंने स्कोर किया है, अच्छा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो क्रिकेटर रहे जिन्होंने डेब्यू में शतक मारा, वो लंबे रेस के घोड़े रहे, चाहे हम रोहित शर्मा की बात करें या पृथ्वी शॉ की बात करें। वैसे श्रेयस अय्यर ने भी आज शतक मारा है, तो दुआ करते हैं कि वो भी आगे तक चलेंगे और हमेशा उनका जो परफॉर्मेंस है रोहित शर्मा से भी बेहतर होगा। बात करें आज के दूसरे दिन के मैच की, पहला दिन हमारे नाम रहा, हमने अच्छी जो क्रिकेट खेली। दूसरे दिन हमारी टीम 345 के स्कोर पर आउट हो गई। अब बात है कि बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया, बल्लेबाजों ने एक अच्छा स्कोर दिया, बल्लेबाजों ने एक ऐसा स्कोर दिया है 345 का, जिसपे इंडिया का अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो इंडिया 345 के स्कोर पर सिर्फ 345 प्लस स्कोर पर सिर्फ एक बार हारी, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। जब इंडिया ने पहले दिन 400 बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने उसको हरा दिया था, मतलब क्योंकि सेकंड पारी में भी इंडिया अच्छा नहीं कर पाएगी। लेकिन 345 प्लस स्कोर ऐसा है कि इंडिया उस पर 32 मैच जीत चुकी है और 37 तो ड्रॉ हुए हैं। हार सिर्फ एक में मिली है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन आज जो हमारे गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों की ना तो गति दिखी ना स्पिन दिखी, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने एक भी बल्लेबाज को आउट नहीं किया। इनफैक्ट आउट तो दूर की बात है, हमारे जो गेंदबाज है स्टंप पर ही बॉल नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि 3 बार जो है रिव्यू लिया गया कि जडेजा ने एक बार लेथम को आउट किया, तो जो है लेथम ने जब डीआरएस लिया तो वो उसमें गेंद ऑफसाइड जाती हुई नजर आई थी। ऐसे ही जो है अश्विन ने भी आउट किया था डीआरएस में, बस साफ बसते हुए नजर आए कीवी बल्लेबाज। तो मतलब जो हमारे गेंदबाज है स्टंप पर ही बॉल नहीं डाल पा रहे हैं, स्टंप पर ही बॉल डाल नहीं पा रहे हैं। 129 पे 0 स्कोर है और दोनों बल्लेबाज अच्छे खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के। विलियम 75 पर है और टॉम लॉथम 50 पर है। और बात करें अमीशांत शर्मा की, तो ईशांत शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए। बहुत उम्मीदें थी उमेश यादव और उनसे, हमें अच्छे बॉलर यहाँ पर चुनने चाहिए थे, हम सिर्फ बैट्समैन के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। अब ये पहला टेस्ट है, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हमें लगता है कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 129 पर 0 है। दूसरे दिन में उन्होंने इतना अच्छा स्कोर बना दिया और एक भी बल्लेबाज आउट नहीं, दोनों सेट है। तो ये आगे तक जाने वाली और बहुत मुश्किल होने वाला है ये टेस्ट हमारे लिए आज। हो सकता है कि पहली हार जो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से मिली थी, शायद अब ये दूसरी हार होगी जो न्यूजीलैंड से मिलेगी, लगता है ऐसा? जी ऐसा है कि आज दूसरा दिन था, हो सकता है कि जो हमारे बल्लेबाज जो हमारे जो तो उस फॉर्म में नहीं थे, कल सुबह का दिन होगा, दिन का टाइम होगा, तो हो सकता है वो अच्छा कर जाए, क्योंकि अब शाम के समय बल्ले वैसे भी उसका टाइम रहता है, तो बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कल देखते हैं अगर हमारा कोई गेंदबाज सफल साबित हो जाता है तो हमें उन्हें पहले रोकना पड़ेगा। हमें उन्हें जो है
टारगेट अचीव नहीं करने देना है, तभी हम जीत पाएंगे। नहीं इनफैक्ट हम ये मैच हमारे हाथ से गया और हमारे बल्लेबाजों पर डिपेंड करता है कि बल्लेबाज अच्छा चले तो हो सकता है ड्रॉ भी हो सकता है, लेकिन जीत के आसार कम नजर आ रहे हैं इसमें। जीत के आसार तो कम नजर आ रहे हैं। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने कमाल की बाजी खेली, रविंद्र जडेजा ने अच्छा सहयोग किया और साथ ही बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर किया, लेकिन गेंदबाजों का खेल थोड़ा सा ठीक नहीं नजर आया। हो सकता है आने वाले दिन में गेंदबाज अच्छा खेल जाए, हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम आउट हो जाए और हो सकता है इंडिया शायद ही टेस्ट मैच जीत जाए, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति देखकर तो थोड़ा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हालांकि किस टीम की झोली में जाएगा ये टेस्ट मैच और कौन जीतेगा, कौन जीत का हकदार होगा। लेकिन एक और चीज जो गौर करने वाली है कि मैच का जो स्कोर है वो इंडियन टीम ने 300 के पार तो कर दिया है, लेकिन अब न्यूजीलैंड टीम को 300 के अंदर ही समेटना इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इंडियन टीम ये पूरा कर पाती है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों को लेकर और चर्चाएं होंगी नई बातों पर। नमस्कार।